जय हिंद दोस्तों, यूपी स्पेशल के 10वें लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज का सब्जेक्ट है साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। ये बाकी जो यूपी स्पेशल के बाकी सभी एग्जामों में ये यूजफुल है, जैसे यूपी आरओ, यूपी पीसीएस, यूपी पेट, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और भी जो यूपी के अन्य एग्जाम हैं परीक्षाएं हैं उसमें भी यह आपको हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? बेमेल मतलब सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं ये जगनिक कवि, तो जगनिक कवि आपका ये आह्लाद चरित सही है। फिर उसके बाद से ये वृंदावन लाल वर्मा, मृग नयनी ये भी सही है। मैथिली शरण ये साकेत इन्होंने लिखा है, ये भी सही है। और ये जो कवि विद्याधर है ये चंद्रकांता नहीं है, यही गलत है। तो आगे इसमें देखते हैं। तो ये क्या नाम है, जगनिक आल्हा चरित है, ये सही सुमेलित है, मतलब ये दिया हुआ है। और ये देवकी नंदन खत्री का है चंद्रकांता, फिर वृंदालाल वर्मा का है मृग नयनी, मैथिली शरण गुप्त का है साकेत। तो एक कवि ये जो विद्याधर है इनका एकावली नामक ग्रंथ की रचयिता थे ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो शतरंज के खिलाड़ी इस पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। इसका व्याख्या देखते हैं। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। इसकी रचना उन्होंने अक्टूबर 1924 में की थी। और माधुरी पत्रिका, कौन सी पत्रिका? माधुरी पत्रिका में छपी, मतलब ये छपी थी। और 1977 में सत्यजीत राय या रे भी कहते हैं, इसी नाम से इस कहानी पर आधारित एक हिंदी फिल्म बनाई गई। और यह पतनशील सामंतवाद का जीवंत चित्र प्रस्तुत करने वाला रचना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है? तो इसमें भी मेल मतलब मेल है या नहीं ये देखना है। तो पहला जयशंकर प्रसाद, ये कामायनी आंसू झरना गोदान गबन नहीं, आंसू झरना ये सब किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और बी वाला हरिवंश राय बच्चन मधुशाला, ये इस पे मधुशाला पे एक वो गीत भी है बहुत बढ़िया। फिर ये तीसरा जो है महादेवी वर्मा, तो ये गोदान गबन तो जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का नहीं है। मैथिली शरण गुप्त का पीछे देखें साकेत का है। तो उपरोक्त में गोदान महादेवी वर्मा का रचित नहीं है, मुंशी प्रेमचंद्र का है। अरे हाँ, ये मुंशी प्रेमचंद्र का है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी आंसू झरना ये सब है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जयशंकर प्रसाद का क्या है। ये कामायनी झरना आंसू लहर ये सब हो गया। हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला, मधुबाला, सतरंगिनी। और मैथिली शरण गुप्त का हो गया साकेत, पंचवटी, यशोधरा। महादेवी वर्मा का हो गया यामा, परिक्रमा, निहार ये सब। और मुंशी प्रेमचंद का गोदान गबन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश सुप्रसिद्ध कवि जायसी द्वारा रचित काव्य क्या है? पहले से इरेज करते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? ये है पद्मावत। तो इसका आंसर होगा पद्मावत। तो पद्मावत के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत के कालिदास हो गए। फिर विनय पत्रिका तुलसीदास, अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत कालिदास। और पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि से संबंधित सूचनाओं के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई? तो ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि से संबंधित सूचनाओं के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई? तो यह पत्रिका है कृषि और पशुपालन। यह 2022 में पूछा गया है। इसका व्याख्या देखते हैं। ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि से संबंधित सूचनाओं के लिए कृषि और पशुपालन पत्रिका का प्रकाशित की गई। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 2017 में इसका प्रकाशन हुआ है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार, और यह है हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय। कौन है? मदन मोहन मालवीय।
तो उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार जो कि हिंदुस्तान है के संपादक मदन मोहन मालवीय थे, और मालवीय जी का जन्म प्रयाग में ये 1861 में हुआ, और इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना की, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, लेखकों और उनकी कृतियों रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है ये देखते हैं। महादेवी वर्मा छड़दा ये सही है, जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक ये भी सही है, और जयशंकर प्रसाद का कामायनी, आंसू, झरना, गोदान गमन ये सब भी है। मैथिली शरण गुप्त तिलोत्तमा ये भी सही है। सूरदास का अष्ट सूर नहीं है, तो किसका है? तो सूरदास का कौन कौन सा है? तो सूरदास का है सूर सागर, फिर उसके बाद से आपका सूर सारावली, साहित्य लहरी ये सब है। महादेवी वर्मा का, तो महादेवी वर्मा का ये हो गया आपका छड़दा, गिल्लू, निर्जा, रश्मि। जयशंकर प्रसाद का हो गया आपका, तो जयशंकर प्रसाद का आपका ये हो गया प्रेम पथिक, कामायनी, ध्रुव सामनी, और मैथिली शरणगुप्त का हो गया आपका तिलोत्तमा, साकेत, भारत भारती। तो मैथिली शरणगुप्त का तिलोत्तमा, साकेत, भारत भारती। ठीक है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, लेटेस्ट ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक है नवाब वाजिद अली शाह। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में 2017 में पूछा गया। इसका व्याख्या देखते हैं। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं, और अवध के नवाब वाजिद अली शाह जिसको कहा जाता है, वो जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ये भागे नहीं, जब ब्रिटिश का अटैक हुआ था बोले कि कोई जूती पहनाने वाला नहीं था, तो वही वाजिद अली शाह हैं, को ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में माना जाता है, और इन्होंने रहस रास और किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों द्वारा हिंदी रंगमंच का प्रश्रय प्रदान किया गया। उल्लेखनीय कि वाजिद अली शाह स्वयं इन नाटकों में अभिनय भी करते थे। तो वाजिद अली शाह स्वयं मतलब जो भी नाटक थे इनमें अभिनय भी करते थे। तो अगला क्वेश्चन इसमें सूची दिया है, तो एक सूची को दूसरे सूची से मिलाना है। तो देखते हैं, पहला ये क्या नाम है, रघुकांत त्रिपाठी, रघुपति सहाय, वैद्यनाथ मिश्र, धनपत राय श्रीवास्तव। तो सूर्यकांत त्रिपाठी किससे सुमेलित है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फेमस है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। फिर उसके बाद से बी का ये रघुपति सहाय, ये है फिराक गोरखपुरी के नाम से ये फेमस है। फिर उसके बाद से ये वैद्यनाथ मिश्र, ये नागार्जुन के लिए, और श्रीवास्तव ये हो गए मुंशी प्रेमचंद। तो इधर लेखक थे, इधर उपनाम था उनका, तो ये लोग इनके लिए फेमस। इस तरह से आंसर सी हो गया। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से फेमस, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी, वैद्यनाथ मिश्र ये है नागार्जुन, धनपत राय श्रीवास्तव ये है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा जो कि 2011 और 15 में पूछा गया है। तो अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण, तो कल्याण प्रकाशित होती, तो कल्याण ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है। अब इसका व्याख्या भी देखते हैं। तो ये कल्याण धार्मिक पत्रिका है और प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेदा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार पत्रिका के संपादक रहे। इसका ये भी देख लेते हैं पत्रिका कैसे निकलता था, मतलब किस तरह का था। ये रहा, तो ये है कल्याण पत्रिका जो कि ये मासिक पत्रिका थी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से निकाली जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची ये तो आधा अधूरा है। मुंशी ईसा अल्लाह खां, फिर इधर बाबू देवकी नंदन खत्री, हठी हमी, कंकाल, आधा इधर होगा। तो ये है आपका इधर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, फिर जयशंकर प्रसाद। तो हम देख लेते हैं यहीं पे आंसर। तो यहाँ ये बी है,
A4 यहाँ देख लेते हैं क्योंकि फिर बार बार पीछे जाना पड़ेगा। तो ये आपका मुंशी ईसा अल्लाह का, ये है उदयभान चरित बाबू देवकी नंदन खत्री, तो ये है काजर की कोठरी चंद्रकांता, और ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र का हठी अमीर, फिर जयशंकर प्रसाद का कंकाल, कमायनी, आंसू, झरना, गोदान, गबन, तितली, इरावती, ये सब जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस सीरीज का मकसद यही है कि हमें याद करना है, बाकी तो एग्जाम में जाके क्वेश्चन लगाना ही है। तो क्वेश्चन लगाना मकसद नहीं है, हमें याद करना, चीजों को सही तरह से समझना, दिमाग में रखना, ये हमारा मकसद है और फोकस। तो इसलिए हम ऐसे प्रयास करेंगे कि याद हो जाए लेक्चर के दौरान ही। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो क्या नहीं है तो हम देखते हैं क्या है। तो पहला तो आपका विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि बनारस में है, ये उत्तर प्रदेश में। आगरा का किला आगरा में है, 80 घाट बनारस में है, ये विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, बाकी ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। इसका व्याख्या देखते हैं। तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है और इसका निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासन काल के पूरा होने के अवसर पर किया गया और यह सफेद संगमरमर से बना है। विश्वनाथ मंदिर 80 घाट बनारस में स्थित है। आगरा का किला आगरा में स्थित है और यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अब ये देख लेते हैं विक्टोरिया मेमोरियल। ये रहा इधर आपका विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि ये कोलकाता में है, सफेद है भी ये कलर में, और ये 25 साल पूरे होने के बाद से कार्यकाल में बनाया गया था। और ये एक लग रहा है ICSE बोर्ड वाली है जो बाल सुखाने गई है यहाँ पे। बताओ इसको, ये घाट पे कोई बाल सुखाता है? ये 80 घाट है बनारस का, ठीक। और ये तो देख ही लिया, कल्याण पत्रिका था जो गोरखपुर से प्रकाशित होता था। फिर उसके बाद से ये विक्टोरिया हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बनारस का 80 घाट भी देख लिया, बनारस का विश्वनाथ टेम्पल भी आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये देखते हैं। तो सुमेलित कौन सा ये देखते हैं। अमीर खुसरो एटा सुमेलित है, मिर्जा गालिब आगरा ये भी सुमेलित है, जोश मलिहाबाद ये भी सुमेलित है, और ये जिगर गोरखपुर नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा है 2012 यूपी PCS मेंस में। तो इसका व्याख्या देखते हैं। जिगर मुरादाबादी गोरखपुर से संबंधित न होकर मुरादाबाद से संबंधित रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? मुरादाबाद से। और इनका वास्तविक नाम अली सिकंदर था और वे 20वीं सदी के महत्वपूर्ण, कौन से सदी के? 20वीं सदी, यानी कि 1890 से लेके 90-60 यानी कि 1960, ठीक है। तो ये उर्दू कवि तथा गजल लेखक गायक हैं और उनको अतिशी गुल के लिए 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 9 सितंबर 1960 को उनका देहांत हो गया गोंडा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उनको देखते हैं। तो ये आपका अमीर खुसरो एटा भी देखा पीछे, मिर्जा गालिब आगरा से, फिर ये जोश मलिहाबाद, और ये राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से नहीं है। और ये क्वेश्चन 2009 यूपी PCS मेंस में पूछा गया है। आगे चलते हैं। तो ये काशी विश्वनाथ टेम्पल है जो पीछे अभी देखा था, तो उसका ये एक झलक। कितनी भीड़ है यहाँ पे, शायद आपको देख के याद आ जाए, जाने का मन भी करे। अगर जाने का मन करे तो जरूर घूम के आइए। ये है बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर टेम्पल बनारस में, जो कि है शाम के समय आरती होती है, बहुत जबरदस्त, अच्छा लगता है, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ मंत्र मुक्त होते हुए, क्योंकि नौकरी लेनी है। नौकरी लेंगे तो ही देश भारत भ्रमण कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है पहले पढ़ाई। व्याख्या देखते हैं। तो उसमें क्या था, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जनपद में, और जिन्हें काकोरी डकैती कांड में यानी काकोरी कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने इसमें फांसी दे दी।
और इसी काकोरी या काकोरी डकैती कांड जो है, इसका उत्तर प्रदेश सरकार नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो प्रथम कवि जिसने, ये फारसी का प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, तो वो है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने क्या किया? अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। और ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, गोदान द्वारा लिखा गया। तो गोदान किसके द्वारा लिखा गया? तो गोदान पीछे भी देख चुके हैं। गोदान गमन मुंशी प्रेमचंद का है। हाँ ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का। एक जगह मैंने बताया गोदान गबन जयशंकर प्रसाद का, तो गोदान गबन वो जयशंकर प्रसाद का नहीं है, मुंशी प्रेमचंद का है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। और इसके द्वारा रचित अन्य कृतियां सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, फिर ये संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है? तो मैथिली शरण गुप्त का उत्तर प्रदेश में जन्म झांसी में हुआ है। और इसका व्याख्या देखते हैं। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ। और ये गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। मुख्य इनकी कृतियां कौन कौन है? तो पंचवटी, साकेत, जयद्रथवध, यशोधरा, द्वापर झंकार, जय भारत, ये सब इनकी कृतियां हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। पीछे भी आया था एक जगह धनपत राय, धनपत रे, यानी कि उनके उपनाम है। तो ये मुंशी प्रेमचंद का उपनाम है ये धनपत राय। इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी लेखन में आए। किस से किस में आए? तो ये उर्दू से हिंदी लेखन में आए। ठीक, प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। तो उर्दू में ये किस नाम से लिखते थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे। और उसके बाद से उनकी सोजे वतन 1909 नमाना प्रेस कानपुर कहानी संग्रह की सभी प्रतियां तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध? अभी पीछे देखे हैं, किसी एक्सप्लेनेशन में था यहाँ पे। ये शायरी फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय प्रसिद्ध है। और ये फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश, 3 मार्च 1982 नई दिल्ली प्रसिद्ध है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन है? तो गुले नगमा, रघुपति सहाय यानी कि फिराक गोरखपुरी, इनका ये प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? तो गुले नगमा। इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में मिला था। अगला क्वेश्चन जो कि 2018 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिनके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो ये है बाला बोधनी। इसका व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 से
6 जनवरी 1885 आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। जनवरी 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था और यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है। तो जो बनारस से प्रकाशित होता था, महिलाओं से संबंधित है, उस पत्रिका का नाम बाला बोधनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया और क्वेश्चन है अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता। किसके द्वारा? अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक। छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये है ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। छाप तिलक सब छीनी ये ब्रज भाषा में है और ये किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ये पहले व्याख्या देख लेते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है और इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है और यह मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली हिंदी ब्रज भाषा में भी पद लिखे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2018 में पूछा गया। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? तो कवित्री महादेवी का जन्म ये फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी मतलब कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? तो फर्रुखाबाद में हुआ। और कब हुआ? तो 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में, और उत्तर प्रदेश के संपन्न परिवार में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है। किन्हें? महादेवी वर्मा को। यह छायावाद की एक प्रमुख कवित्री है जो क्लास 10th के जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो क्लास 10th में खूब पढ़ते हैं। ये छायावाद, आधुनिक युग, ये इस तरह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं ये संध्या गीत, क्षणदा के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, निर्जा, निहार आदि हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये खत्म हो गया। अब इसके बाद अगला चैप्टर जनजाति है, वो भी इसी में कवर किया जाएगा। इसी में ये जनजाति, हालांकि ये किसी एक लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं इसमें भी चलते चलते। तो पहला क्वेश्चन है ये निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की ये पूछ रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो जो है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा गोंड है, फिर थारू है, भील है, ये तंगखूल नहीं है। व्याख्या देखते, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, लेटेस्ट है। तो ये तंगखूल अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ये तंगखूल जनजाति कहाँ? मणिपुर। और ये मणिपुर कहाँ है? तो ये नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब 7 सिस्टर जिसे कहते हैं, वहां पे है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की ये अन्य जनजाति निम्न प्रकार है, जैसे ये बुक्सा हो गया, थारू हो गया, खरवार हो गया, राजी हो गया, जौनसारी हो गया, महागीर हो गया, भोटिया हो गया। ठीक है, ये सब उत्तर प्रदेश की जनजाति है। शायद इसमें ये रहा, ये आपका थारू जनजाति है। फिर उसके बाद से ये भी थारू ट्राइब है, लखीमपुर खीरी साइड में पाई जाती है। फिर आगे देखते हैं, ये भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है? तो बुक्सा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? बुक्सा जनजाति किस जिले में पाई जाती थी? बिजनौर और आगरा के, मतलब बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है। तो बुक्सा बोक्स जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर, आगरा जिले में पाई जाती है। और इस जनजाति के लोगों का कद और आंखें छोटी होती हैं, उनकी पलकें भारी होती हैं, चेहरा चौड़ा होता है, नाक चपटी होती है। ये लोग मुख्यतः हिंदी भाषा बोलते हैं और इनका मुख्य भोजन मछली चावल ज्यादा होता है। और इन जनजाति के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा धोती, कुर्ता, सदरी और सिर पर पगड़ी मुख्य पहनावा है तथा महिलाओं के लिए पारंपरिक पहनावा में लाल, नीले, काले
रंग की छींट जो लहंगा चोली होता है वो पहनते हैं, उसे अंगिया भी कहते हैं, और उनके साथ ओढ़नी मुख्य है। ये महिलाएं राजस्थानी मेवाड़ी राजपूतों के समान सिर पर इडरी के द्वारा ऊंचा चूड़ा बांधती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे लोकप्रिय है? तो ये है थारू, सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई है उत्तर प्रदेश। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका व्याख्या देखते हैं। तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय जनजाति, जो प्रदेश के तराई जिलों सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती उत्तरी भागों में निवास करती है, और ये किरात वंश से संबंधित है। और ये लोग कद से छोटे, चौड़ी, मुखाकृति, पीले रंग के होते हैं। पारंपरिक रूप से पुरुष धोती पहनते और बड़ी चोटी रखते हैं। हिंदुत्व का प्रतीक है, और ये प्रदेश के गोंड और खरवार के बाद ये तीसरी सर्वाधिक आबादी वाले हैं। और सबसे अधिक कौन है, थारू या गोंड? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तीसरी पे तो ये हो गया कौन सा, थारू। तो तीसरी पे तो थारू ही हो गया, बाकी आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यूपी के किस जिले में अगरिया जनजाति निवास करती है? तो अगरिया किस जिले में निवास करती है, ये देखते हैं। ये पूछा गया 2021 में। अगरिया ये आपका, एक मिनट, सोनभद्र में निवास करती है। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। तो अगरिया बैगा भुइया अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती है। अगरिया भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों के एक समुदाय है। अगरिया भाषा के साथ साथ हिंदी, छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि 2022 और 2022 दो बार पूछा गया है सेम एग्जाम में, मतलब यही 2 बार प्रिंट हो गया, एक ही एग्जाम है ये 2022। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय नृत्य शोरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध है? तो ये आपका ललितपुर से संबंध है, और ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का जो जिला है, इसका व्याख्या देखते हैं। जनजातीय नृत्य शोरा नृत्य उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से संबंध है। यह नृत्य फसल कटाई के दौरान खुशी मनाने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य जैसे नौटंकी, रासलीला, कजरी, जैता, ये सब भी है। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य? तो ये है श्री ललितपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो ये है थारू। ये 2015 यूपी पीसीएस में पूछा गया है। इसका व्याख्या देखते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। ये जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। हिंदू धर्म को मानते हैं, और ये भारोवी भाषा परिवार के भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य उप समूहों की भाषा बोलते हैं। 2003 में 10 और जनजाति को शामिल किया गया। भील जनजाति के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में पाए जाते हैं, और मुंडा जनजाति के लोग झारखंड, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2021 में पूछा गया है आरओ और जीआईसी में। तो अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो फिर से इस बार ये सहरिया, एक मिनट, खोर, सहरिया, खरवार तो पाया जाता है, चेरो नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ये सहरिया नहीं, ये ललितपुर के आसपास पाया जाता है। ये गोंड, चेरो और खरवार ये तीनों वाराणसी में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या ये है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया नहीं पाई जाती। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाए जाने वाली जनजाति ये चेरो, गोड़, खरवार, धूरी, ओझा, नायक, पथारी, ये सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगरिया बेगा, अगला क्वेश्चन है। अगरिया बेगा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती है, यानी कि अधिक मात्रा में? तो ये सोनभद्र है। ठीक, तो अगरिया, बैगा, भुइया, पठारी, परहिया, भुनिया आदि जनजाति
सोनभद्र में पाई जाती है, और सहरिया जनजाति ललितपुर में भी पाई जाती है। खरवार जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर में पाई जाती है, तथा पंखा व पनिका जनजाति सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह तथा प्रचलित है? तो युवा गृह प्रचलित है, ये आपका डी भोटिया। ठीक, भोटिया इसका तो मैंने लाया था, ये रहा, ये भोटिया जनजाति, ये, और ये एक तो आईसीएसई बोर्ड वाली है जो कि आके अपना फोटो खिंचवा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं और ये उसका व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति में ये युवा गृह प्रचलित है, जिसमें रंगबंग भी कहा जाता है, जिसे रंगबंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक कहाँ आई है? सीतापुर में। ये 2018 में पूछा गया है। तो जनसंख्या 2011 जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 3 जिले क्रमशः कौन कौन? तो सीतापुर, जहाँ पे 14,46,427, 14,46,427 लाख, और प्रयागराज में 13,09,851। फिर यहाँ हरदोई में हो गया 12,74,505, और जबकि अनुसूचित जाति की प्रतिशत अनुसार शीर्ष में 3 जिले कौन? कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। तो याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि ये जो 2011 का जनगणना उसके अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति ये 3 जिले, जिसमें सीतापुर जो लखनऊ के पास है, फिर ये प्रयागराज, फिर हरदोई हो गया। और ये अनुसूचित जाति जो प्रतिशत में है, प्रतिशत में, तो अनुसूचित जाति प्रतिशत में हो गया कौशाम्बी में, फिर सीतापुर, हरदोई। लेकिन यहाँ पे पहले क्या है? सीतापुर है। प्रतिशत में जाएंगे तो कौशाम्बी आएगा, सीतापुर दूसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जाति पाई जाती है? तो ये बुक्सा पाई जाती है। ये 2013, 16, 18 में पूछा गया है। बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर, आगरा जिले में पाए जाते हैं। छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को राजपूतों के पटवार घराने से संबंधित किया जाता है। खासी मेघालय में, भोटिया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, गोड़ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया आदि में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं? यानी कि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था 1950 तक। उसके बाद जब ये अलग हो गया, अलग होने के बाद से उत्तर प्रदेश में कौन सी, मतलब उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां हैं? तो अभी ये थारू है और राजी है। तो खासी तो तुम्हारा ये आपका मेघालय का है, ये वाला मेघालय, और बुक्सा भी यहाँ का नहीं है। तो ये थारू और एक मिनट नहीं, ये बुक्सा है, थारू और बुक्सा, ये जो आपका उत्तर प्रदेश में अभी के समय में थारू और बुक्सा है। आंसर डी है। इसका व्याख्या देखते हैं। तो 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 11,34,273 है, और ये अनुसूचित जनजाति के लोग सभी जिलों में पाए जाते हैं। राज्य के लगभग सभी जिलों में पाए जाते हैं, और राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों में ये थारू, बुक्सा, खरवाड़, सहरिया आदि मुख्य। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनसंख्या में कौन है? जनजाति थारू। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये आपका जो सुमेलित है ये बुक्सा बिजनौर में। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। तो भोटिया हो गया गढ़वाल उत्तराखंड वाला, फिर बुक्सा हो गया बिजनौर, फिर आपका थारू हो गया कुशीनगर नैनीताल, राजी हो गया उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजाति में से, इसमें अगर एक दो बार आप दोबारा रिपीट करके देख लेते हैं तो याद हो जाएगा, या फिर एक शॉर्ट नोट बना के एक पेज पे उसको
डेली एक बार देखते रहे तभी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ये आपका थारू का, ये 2008, 92 और 14 में पूछा गया। इसका व्याख्या देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या थारू की है और कुल जनसंख्या की इनका प्रतिशत लगभग 77.4 है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। दूसरे स्थान पर बुक्सा जनजाति आती है, बुक्सा दूसरे नंबर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो क्या कह रहा है भारत, तो ये उत्तर प्रदेश ही होगा, उत्तर प्रदेश और ये उत्तराखंड। ठीक है, ये 2017, 15, 91 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, ये उत्तर प्रदेश का हो गया, यहाँ निवास करती है। अगला क्वेश्चन जो 2017, 6 और 16 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक मनाती है? तो ये थारू ही है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं और इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते, जिसे रोटी कहा जाता है। और थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में निवास करती है। ठीक है, और के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश के हैं और कई उपजातियों में ये विभाजित है। तो एक बार इसे मैप में देख लेते हैं कि ये मैप में कहाँ है। ये रहा मैप उत्तर प्रदेश का और इसमें ये रहा गोरखपुर, ये कुशीनगर, ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये है, ये बहराइच है, ये लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये श्रावस्ती देखना था तो श्रावस्ती ये रहा, ये है श्रावस्ती। तो कहाँ कहाँ था? श्रावस्ती में था, महाराजगंज में था, कुशीनगर में था, देवरिया में था। ठीक है, और कौन सा था? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, ये 5 थे। तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर। तो ये रहा लखीमपुर, तो ये लखीमपुर हो गया, ये श्रावस्ती हो गया, महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया। एक कोई और था, याद नहीं है कहाँ गया। बहराइच देख लिया, श्रावस्ती देख लिया, सिद्धार्थनगर भी देख लिया, महाराजगंज भी देख, लखीमपुर खीरी तो ये भी तो देख ही लिया, लखीमपुर खीरी देख लिया, श्रावस्ती 2, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये सब। ठीक है, यहीं पे सब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो ये है माहीगीर, जो कि बिजनौर जिले में निवास करती है और इसका व्याख्या देखते हैं। माहीगीर जनजाति निवास स्थल बिजनौर जिले का नजीबाबाद क्षेत्र है और मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। मत्स्य आखेट के अतिरिक्त माहीगीर मजदूरी करने, रिक्शा चलाने जैसे कार्य भी करते हैं और ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो माहीगीर किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो माहीगीर जनजाति इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, बादा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी, तो ये है खरवार, ये 2002 में पूछा गया यूपी पीसीएस प्री में। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसमें ये बादा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्यतः खरवार जनजाति पाई जाती है और इसके अतिरिक्त जनजाति के प्रदेश के ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। जैसे और बाकी के हैं ये, तो ये कोल हो गया, करछना प्रयागराज, मेजा तहसील और ये शंकरगढ़, फिर कोरबा दुद्दी तहसील सोनभद्र, फिर ये भील मध्य प्रदेश, ये खरिया झारखंड और उड़ीसा, फिर ये खरवार, बादा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी और सोनभद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजाति में से कौन बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो बहु विवाह को आचरित करती है कौन?
ये है आपका जौनसारी। कौन? जौनसारी, जो बहु विवाह को मान्यता देती है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जौनसारी मुख्य में उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है ये जौनसारी, और उत्तराखंड के पुरोला क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति बहु विवाह व्यवस्था को आश्रित करती है। इसके अलावा बुक्सा जनजाति के कुछ हद तक बहु विवाह और विधवा विवाह प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया? तो ये आपका आंसर 2003 बी, क्योंकि पीछे भी एक बार देखे थे। 10 नए आदिवासियों को 2003 में सूचीबद्ध किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? नहीं है तो ये आपका देखिए राजी शामिल है, थारू शामिल है, बुक्सा शामिल है। जो शामिल नहीं है वो भी ये तड़वी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 0.6% है, और केंद्र सरकार द्वारा 1967 में 2 जातियों को, वर्ष 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। तो ये 1967 में 2 जनजातियों को और 2003 में 10 नए जनजातियों को शामिल किया गया। तो पूछा जा सकता है कि कितनी बार शामिल किया था? 2 बार किया गया। तो अभी तक कितना संख्या 12 हो गई। तो ये थारू में क्या तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं? लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती हो गया। बुक्सा या बोक्सा ये बिजनौर में, जो कि आपका ये उत्तराखंड का है। आजादी से पहले उत्तर प्रदेश था। फिर ये गोड़ समूह का, गोड़, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोड़, ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में पाए जाते हैं। खरवार या खैरवार ये सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया में पाए जाते हैं। वाराणसी में पाए जाते हैं। वाराणसी में ये सारिया नहीं पाए जाते, और ये सारिया ललितपुर में पाए जाते हैं। फिर पंखा पनिका, सोनभद्र, मिर्जापुर। फिर यह चेरो, सोनभद्र, वाराणसी में पाए जाते हैं। भुइया, भूनिया ये सोनभद्र में, पटारी सोनभद्र में, अगरिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, पहरिया सोनभद्र में। ठीक, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो आपका भुइया है, पटारी है, अगरिया, बैगा, पहरिया ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपको हमने दिखाई दिया था, और इस तरह से ये जनजाति भी खत्म हो गया। आप इसको या तो शॉर्ट नेट बना लीजिए या 1-2 बार इसे रिवाइज कर लीजिए, एटलीस्ट देख लीजिए एज ऑडियो की तरह, तो आपको रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग नए लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।